जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमाजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के द्वारा जन समर्थन सभा का कार्यक्रम चल रहा है टाउन हॉल भागलपुर में। अध्यक्षता हमारे साथी अशोक रजक जी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के अध्यक्ष भी हैं जिला के, और संचालन श्री अविनाश जी कर रहे हैं। और मंच पर अभी आपने हमारे साथी विधायक प्रफुल्ल मांझी जी को सुना, जिन्होंने सारी बातों चर्चा आपके सामने की। और एक खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तानी समाज मोर्चा का कि हम लोग, हमारे साथ पूंजीपति लोग नहीं होते हैं, हमारे यहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं। प्रफुल्ल मांझी जी लखीसराय में रेलवे के चतुर्थ वर्गीय क्वार्टर में रहते थे। इनको हम लोगों ने चयनित किया और धन्यवाद देना चाहते हैं हम लखीसराय और जमुई के साथियों को, सिकंदरा के मतदाताओं को, जो हम लोगों की बात को सुनी और इनको चुनाव में मदद किया। इसी तरह से आप जानते हैं कि कुटुंबा में एक सरवन मांझी जी को हम लोगों ने टिकट दिया था। उनके पैर में चप्पल नहीं थे, उनको प्रचार के लिए हम लोगों ने चप्पल जूता दिया है और काम किया, थोड़ा सा वोट के हार गए। कहने का मतलब कि हमारी पार्टी का जो नारा है कि हम गरीबों की बात करते हैं। एक पार्टी ऐसी भी है जो टिकट देते हैं और बड़ी बड़ी रकम लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब फूल हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और हम लोग के लोग विपरीत से विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। वैसे ही हमारे प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, भाई मुकेश मांझी जी हैं, नीलेश कुमार जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं। कहने के तो स्वर्ण जाति में से आते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता गरीबों के लिए है, गरीबों के प्रति है और हमारे साथ ये काम करते हैं। हमारे साथ तनोज यादव जी हैं, जो जिला अध्यक्ष हम सेक्टर हैं, उनका बात आपने सुनी। शंभू यादव जी हैं, रसिक लाल ऋषिदेव जी हैं, जिनके बारे में ठीक ही आप लोगों ने कहा। जब से पार्टी हमने बनाई थी 2015 में, उसके पहले से बिहार मुसहर सेवा संघ, भैया मुसहर सेवा संघ चलाते थे। हमारे साथ सरकारी नौकरी में रहते भर में भी कदम से कदम मिला के चलते थे। नंद कुमार मांझी जी सुल्तानगंज के विधायक थे, उस समय भी ये लोग हम लोग के साथ। बबलू जी जो भी नए हम लोग के साथ जुड़े हैं, अभी अभी इनके घर पर भी हम लोग गए थे। सारा परिवार हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के प्रति इतना आसक्त है कि हम बहुत प्रभावित। अविनाश कुमार जी जो प्रभारी है भागलपुर के, शकील अहमद हाशमी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अल्पसंख्यक के हैं, श्रीमती परमीला देव कुमारी जी हैं, दिलीप मंडल जी हैं दीपिसा के, सरवरी सिन्हा जी महिला जिला अध्यक्ष हैं, रंजीत कुमार रजक जी हैं, अरुण रजक जी हैं, राम बदन रजक जी हैं, वरुण दास जी हैं प्रखंड अध्यक्ष पार्टी, और लक्ष्मीकांत मांझी जी, लक्ष्मीकांत मांझी जी और अशोक रजक जी 2 दिनों तक लगातार हमारे बोध गया निवास पर इन्होंने धारणा दिया। ये कहा था कि आपको भागलपुर में चलना है। हम बार बार कहते थे कि भाई अब हम बिहार के मंत्री नहीं, समस्त भारत में घूमना पड़ता है। अब दूसरी बात, आज उम्र का जो पड़ाव है बहुत कम, आप लोग जानते हैं हम 81 वर्ष के जवान आदमी हैं और इतना दिन में जितना हमको आप लोग कर कीजिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। तो हम आज यहाँ आए हुए हैं। वो लक्ष्मीकांत मंडल जी जो है, मांझी जिनको कहते हैं, वो लोग हम लोग शांत सुमन जी हैं, वर्मा सिन्हा जी हैं, अरुण कुमार जी हैं जो बुनकर संघ के प्रतिनिधि हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई बहन, बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग और हमारी बात को पब्लिक डोमेन में रखने वाले हमारे प्रिंट मीडिया के सभी साथी लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी लोग, या हमारे छायाकार बंधु लोग हैं, और फिर हम लोग की सुरक्षा में लगे प्रशासन की तरफ से हमारे पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण हैं, सबको हम अपने ओर से शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। अशोक कुमार जी को और लक्ष्मीकांत मांझी जी प्रारंभ में ये कह रहे थे कि 1 घंटा बाद आई, इनको लग रहा था कि हमारे साथ आदमी अभी नहीं आए हैं, लेकिन हमको जाना था। हम रहे थे 2 बजे के पहले हम यहाँ छोड़ देंगे, जाएंगे पटना, हो सकता है पटना से हमको दिल्ली भी जाना। बैठ गए हम लोग, लेकिन देखा आते आते इनका जो कार्यक्रम था, क्या देख रहे हैं कि ऊपर नीचे सभी हमारे साथी लोग भागलपुर के कोने कोने से आए हुए हैं। इसलिए हम अशोक जी और लक्ष्मीकांत जी को और इनके साथियों सबको हम साधुवाद देते हैं इस सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सारी बातें हो गई और आज स्वाभाविक है कि हम आपके पास आए हैं। अशोक जी और साथियों ने आज इस सभा का नाम जन समर्थन सभा रखा है। मांझी ब्रांड की बात की है, ये आपकी बात है, ब्रांड की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे दोस्तों हम बताना चाहते हैं अब 2015 में और उसके पहले 2014 के जून महीना में हमको ये पता नहीं था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। न तो पता था और न तो इच्छा थी। इच्छा हमारी थी 1980 के पहले जनता की सेवा करें, क्योंकि हमारे मन में ये बात आई थी जो विस्तार से आपको कहना चाहते हैं। हम एक गरीब घर के मुसहर परिवार के बच्चे रहे। 6-7 वर्ष की उम्र में ही वैसे परिवार जिनके यहाँ मेरे माता पिता जी मजदूरी करते थे, गुरखिया के रूप में रखा गया। खाने के लिए हमको कोई टेबल कुर्सी या डाइनिंग रूम नहीं मिलता था। हम गौशाला में बैठ करके, पशु होते थे, गाय होते थे, गोबर के नजदीक में बैठ के खाना खाते। जब खाना खाते तो देखते कि वो पशु बैल, गाय या भैंस कौरी करते हैं। आप लोग सुनते होंगे कौरी क्या होता है, वो लोग मुंह चलाते हैं। एकाएक मेरे मन में बात आई कि हमने सुना है, रामायण में भी बात आई है और उस समय रामलीला वगैरह भी हम लोग देखते थे। बात आई थी कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का तन है बड़ी भाग से होता है। 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य का जन्म होता है। उसी समय हमें दिमाग में आया कि अरे ये पशु बेचारा काम करता है रात दिन, खाने के लिए हम ही देते हैं, खाता है, पसरता है, कौली करता है, कल भी काम करेगा, फिर खाना देंगे, फिर काम करेगा और मर जाएगा तो इसको कोई नहीं जाने। तो इसमें और हमें क्या फर्क है कि हमारे पिताजी या हमारे और लोग कमाते खाते हैं, मर जाते हैं, कोई नहीं जानता है। तो भाई बड़ी भाग मानुषत पावा हमारे मन में उसी समय हुआ कि हम सेवा करेंगे जनता की। मेरे भाइयों बहनों, पढ़ने में जो जलालत हमको हुई कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन किसी तरह से हम पढ़ लिख बीए किया, बीए ऑनर्स किया। हमारे पिता मजदूर होते हुए भी कहते थे कि बेटा तुमको जो करना है करो, लेकिन 67 में हम लोग तरफ अकाल पड़े। हमारे पिताजी कहने लगे कि बेटा आपको मजदूरी नहीं मिलती है, क्या करोगे, कैसे भाई को पढ़ाएगा, कैसे बहन की शादी करोगे। हमको लाचारी नौकरी करनी, लेकिन उस समय भी दिमाग में था चाहे जो भी हो हम एमएलए बनेंगे। और वो दिन आ गया 1980। हम तब तक हमारा एक छोटा भाई था, पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। हमको लगा कि अल्लाह या भगवान या वाहिगुरु हमको आशीर्वाद दे दिए कि हम समझते थे कि मेरा भाई चपरासी होगा तब हम नौकरी छोड़ेंगे। अब इन लोगों ने हमको सभी इंस्पेक्टर पुलिस दे दिया, तब हम नौकरी छोड़ दिया और नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए। 1980 में टिकट मांगा, टिकट मिली। हम कभी नहीं सोचते कि हमको मंत्री बनना है और क्या बनना है, हमको विधायक बनना है और बन गए 1980। विधायक भी बन गए, मंत्री बने, राज्य बने, मंत्री बने और एकाएक 2014 के जून महीना में नीतीश कुमार ने कहा मांझी जी ये घर आपके लिए। लोग यही कहते हैं जीतन मांझी के पास तो पैसा है नहीं, कैसे पार्टी चला लेगा। ये बात सही थी कि मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ अच्छा संकल्प लेता है तो उसको भगवान भी साथ देता है। जैसे हम 80 में संकल्प लिया हम विधायक बनेंगे, कुछ नहीं था लेकिन चुनाव जीत गए, तो उसी प्रकार से मंत्री भी बने। तो उसी प्रकार से हमने संकल्प लिया कि हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी इसलिए नहीं बनाएंगे बहुत बड़ा आदमी हो जाए हमको लोग जाने। मेरे भाइयों बहनों, हमने दिमाग में यही बात थी कि मुख्यमंत्री के रूप में जो हम काम किया इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। कैसे कराएंगे? हम अगर अकेले विधायक होंगे तो अकेला चना भाड़ नहीं छोड़ता है, टकराते रहते कुछ नहीं होता। इसलिए मन में बात आई कि पार्टी हम बनाएंगे और पार्टी से लड़ करके हम 10-20 विधायक को लाएंगे और विधायक को वही काम के लिए हम झगड़ा कराएंगे, आंदोलन कराएंगे जिस काम को हमने मुख्यमंत्री हैसियत किया। ठीक है, 2015 में चुनाव हम लड़े, कई चुनाव एक सीट पर, तब फिर लोग कहने लगा हो गया जीतन मांझी को पार्टी बनाए हुए ना, लेकिन हम हार नहीं माना। हम कहा कोई बात नहीं है, 15 में हम हार गए तो देखा जाएगा। और 20 में 5 वर्ष के लिए चुनाव हुआ, हम 4 एमएलए, 1 एमएलसी, 1 बिहार का मंत्री और आज भारत सरकार के मंत्री के रूप में है। यानी हमारी हिंदुस्तानी बहुमत चल रही है, दौड़ रही है। इससे मेरा उत्साह बढ़ा है मेरे भाइयों। और आज भागलपुर की इस ऐतिहासिक नगरी में हम कहने आए क्यों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को वोट दीजिए, एनडीए के साथियों को जताने आए हैं। कल हम दरभंगा के गौरव बरान में भी गए थे। 10,000 से ज्यादा महिलाएं और युवक युवतियां, बूढ़े बुजुर्ग, पत्रकार
सब लोग जुटे हुए। वहाँ हमारे इजहार हुसैन नाम करके एक साथी थे पुराना, उनके निमंत्रण पर गए हुए थे। इजहार हुसैन साहब हमारे साथ पार्टी में जुड़ गए कल से। इजहार साहब मत घबराइए, हम आपके लिए टिकट का बंदोबस्त करेंगे, इसलिए कि आप ऐसा मुखर आदमी विधानसभा में जाएगा तो हमारी बात को विधानसभा में जरूर करवाएगा, इसलिए आपको हम टिकट देंगे, ऐसा हम कल कहते हैं। हमारी कोई मांग नहीं है। पत्रकार मित्र लोग यहाँ पर हैं, इधर उधर की बात कहीं कहीं कह देते हैं। हालांकि पत्रकार मित्रों को भी हम गरीब की श्रेणी में माना है, इसीलिए आज तक कोई पत्रकारों को पेंशन की बात नहीं किया था। जीतन मांझी मुख्यमंत्री के रूप में इनको पेंशन की बात किया था। और आज धन्यवाद देना चाहते हैं कुमार को कि हम पेंशन लागू किया था, उसको कैंसिल कर दिया, आज उन्होंने फिर पेंशन की बात कर दी है। मैं तो कहता हूँ क्या किया हुआ, ठीक है कर दिए, एक मेरा इशू देश को भी कर दिए। दूसरी बात, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस श्रृंखला बनाने की बात की, बहुत डिस्ट्रिक्ट में बना है, पता नहीं भागलपुर में बना या नहीं बना। हम पत्रकारों को भी गरीब की श्रेणी में रख के हमने ये काम किया था। उसी प्रकार गरीब की श्रेणी में दिनकर जी की उस बात याद को आती है। दिनकर जी कहे थे, ये क्या हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उन्होंने कहा था अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगला महिला होती है, बच्चा जन्म देती है, बच्चा को दूध पिलाती है, लेकिन उनके आंख से आंसू बहते रहते हैं, उनको तकलीफ है, समाधि पर डालना है। इसलिए हम महिला को भी कहा था कि ये गरीब के श्रेणी में, और भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जब तक समाज पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए उन्होंने एक जुमला कहा। हम कल गौरव राम में भी बात को दोहराया और सब जगह दोहराते हैं। वो सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन उनके किए हुए कामों को सारे भुला जाते हैं। उनको भी याद रखना चाहिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध होता है, शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी प्रकार से गरीब लोगों को, महिला लोगों को शिक्षित करो ताकि वो दहाड़ेगी और अपना अधिकार लेगी। तो कैसे होगा? हम स्कूलों में देखते थे कि बच्चियां कम पढ़ती, हम देखते थे कि घर से बच्चियों को पढ़ने के लिए लोग जाने नहीं देते थे, समाजी वातावरण के चलते बड़ी दिक्कत थी, गरीबी थी। जीतन मांझी बहैसियत मुख्यमंत्री ने कहा जब तक हमारी बेटियां पढ़ेगी नहीं, पढ़ने का मौका हम जब तक नहीं देंगे तब तक हमारी बेटी आगे नहीं बढ़ेगी। एमए क्लास तक किसी समाज, किसी जात धर्म की बच्ची होगी उसको पढ़ाई हम फ्री कर देंगे, ये हमने निर्णय लिया। समस्त भारत में महिलाओं के प्रति इस प्रकार का निर्णय किसी ने नहीं लिया, जीतन मांझी ने लिया। हम समझते थे ये निर्णय लागू रहता। आज वैसे तो महिलाएं पढ़ रही है, पढ़ना शुरू की है, मर्दों से पढ़ाई में कहीं कहीं वो आगे बढ़ जा रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मेरी वो बातें अगर मान ली गई होती, आज जितनी बच्चियां पढ़ रही है इसका 1.5 बच्चियां पढ़ती है, यानी कि 75% बच्चियां हमारी आगे बढ़ जाती। हमारे पास आती हैं बेटियां, कहती हैं अंकल आपने तो भाई हम लोग को पढ़ने का मौका दिया। कोई कॉलेज में हम लोग पार्ट 1 में नाम लिखाते हैं, ग्रेजुएट तक जाते हैं, कैरी ऑन होते जाता है। इस आशा में एक बार ये लोग परीक्षा देंगे, सबसे परीक्षा फीस लेंगे और उसके बाद ये लोग लिखेंगे तो 1,00,000 2,00,000 हो जाता है, राशि 2 लाख हो जाती है। तो बड़े घर की बच्चियां चाहे जीत जाती है, वो तो 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे करके निकल जाते हैं, काम चल जाते हैं। लेकिन गरीब घर की बच्चियां चाहे जीत जाती हो, ये लोग आते हैं कहते हैं अंकल डेफिसिट ग्रांट सरकार नहीं दे रही है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, इसलिए हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। आत्मा कांप जाती है, उससे लगता है काश अगर हमारे पास ताकत होती तो हम मुख्यमंत्री को निश्चित रूप में दबाव डाल के कहते कि आप सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज को डेफिसिट ग्रांट करके गरीब बच्चियों का सर्टिफिकेट आप रिलीज करवाइए, अकेला भाव नहीं बोलता चना। इसीलिए दोस्तों हम आए हैं आपके अदालत में, आप घूम रहे हैं। हम प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे या मंत्री होंगे, इसकी कभी कोई इच्छा नहीं है, हो जाते हैं काम मैं करता हूँ, लेकिन दिल कांपता है कि हमारी बेटियां जब आती करती है कि हमारे पापा के पास पैसा नहीं था। हम क्या पाप किया है कि हम गरीब, हम क्या पाप किया है कि आप एमए PhD हैं, आप इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जज और कलेक्टर हैं, हमारा बेटा चपरासी भी नहीं बन रहा है। हमको गरीबी के कब्र में आपने छोड़ा है, धकेला है, हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। मानवता की बात कहते हैं तो हमको रहने के लिए ये इज्जत का घर दीजिए, जिसमें शौचालय भोजनालय भी हो, उसमें कैटल शेड यानी कि गौशाला भी हो, जिसमें 2 मकान 2 घर कम से कम रहे, बरामदा रहे, चापाकल रहे,
बिजली रहे, इतनी व्यवस्था तो तुम करा सकते हो। इतनी व्यवस्था में 5 लाख की बात रखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम 20-30 विधायक लेकर के अगर विधानसभा में आते हैं तो हम टूटा ठोक के कहते हैं कि ये काम हम करवा दें। इसके लिए वैसा विधायक आकर जानते हैं, ये तो हमारे पत्रकार भाई बोलने कहेंगे कि जीतन मांझी बहुत बड़ा कटाक्ष किया। आज ये जनतंत्र में हो रहा है कि हम लोगों को बहकाते हैं लोग। हमारा समाज में अगर अशोक रजक जी तेज तरार हैं, अगर इनको हम टिकट देना चाहेंगे तो 10 आदमी लोग आएगा कहेगा कि दूसरा रजक भी तो अच्छा है, वो ऐसा रजक जो किसी के पॉकेट में रहने वाला। यही तो करता है यार। और यही कारण है कि असेंबली में चुनाव जीतने जाता भी है उससे लोग ये फल्ला गांव के आदमी है, फल्ला की बात से चलते हैं, उन्हें चाहेंगे तो नहीं जीतेंगे, इसलिए उसी की बात मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए हम जगाने आए हैं, जन समर्थन मांगने आए हैं कि तुम वैसे को वोट दो जो विधानसभा में जाके तुम्हारी बात को ठीक से रखे। इसलिए रखे क्या डराता है लोग, अगर फल्ला बाबू की बात न मानोगे गाँव में वो हरा देंगे। हमारे आदमी को भी पैसा दे देते हैं, हमारे आदमी को दारू पिला देते हैं और कहते हैं कि वोट दे दो, नहीं दो हल्ला के दे दो, ये काम नहीं देना देंगे, या बूथ पर नहीं जाने देते हैं, या बूथ 1 किलोमीटर में होना चाहिए, बूथ 5 किलोमीटर में बना देते हैं। गरीब लोगों का जहाँ पर 200 आदमी हम लोग हैं वहाँ पर 1000 वोट होना चाहिए, वहाँ पर हमारा वोटर 50 होता है। इस तरह से हमको मिनिमाइज किया जाता है। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये अखबार में जाएगा तो टीकी लगेगी लोग, जीतन मांझी इस प्रकार की बात बोल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए मेरे भाइयों हम कहने आए हैं उसको वोट दो जो तुम्हारी बात को वहाँ रख सके। आज हो गया 78 साल हो गया और कई इलेक्शन हम लोग लड़ गए, अभी तक तो यही होते रहा है। हम पर भी इल्जाम होता, जो हम फतेहपुर से जीते शुरू तो लोग कहता थे तो बाबर के साथी हैं, भूमिहार के साथ, फिर बाराचट्टी से जीतने लगे तो कहीं तो यादव के साथ, बोधगया से जीते तो भी उसी तरह से बोले, मखदूमपुर से जीते तो भी लोग बोले। कहने का मतलब कि हम लोग जहाँ भी जीते वहाँ ये बात होने लगी कि फलना के समर्थन से जीते। लेकिन भाई जीतन मांझी तो कभी किसी की बात नहीं माना और इसीलिए अभी 4 कंस्टिट्यूंसी की बात हम जुड़ा दिया। हम आज कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, हम कर्पूरी ठाकुर जी को हम अपना आराध्य मानते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर, वो भी 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते। बात होती थी हमारे बारे में, हमने और कपूर साहब हमसे बोलते थे कि मांझी तुम जैसा कर रहे हो ना चुनाव में तुमको बड़ी दिक्कत होगी। हम कहा हाँ सर हमको भी लगता है, इसने हमको वोट दिया लग करके और वो हमारे समाज पर अत्याचार किया और हम पुलिस में केस करवा लिया तो कल हमको वोट देगा वो, और हम ऐसा करवाते थे। तब क्या उन लोगों ने हमको बताया था, कपूर जी सुन लीजिए, हमको कर्पूरी ठाकुर जी ने और कपूर साहब ने एक मंत्र दिया था। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था जीतन हम जो कहते हैं गरीबों के लिए सब लोग लग जाता है, कहता है कर्पूरिया ऐसा कर रहा है, अच्छा अभी हरा देंगे। नॉमिनेशन देने की बात थी तो आज अगर बरसोना से वहाँ से सहरसा का ऐसे देते थे तो पर्सन मधुबनी में चल जाते, तीसरा बार सीतामढ़ी में चल जाते, चौथा बार और कहीं चल जाते। एक सीट से कभी चुनाव नहीं लड़े, बार चेंज करते रहे और उन्हीं का मंत्र अपना करके हम भी 4 कंस्टिट्यूंसी बदले हैं, तब 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। नहीं तो नीचे हमको हरा दिया था, 80 में लड़े, 85 में लड़े, 85,000 वोट से 49,000 वोट से जीते, 90 में हमको हरा दिए। इनको तो हाथ लग गया, हमारी बातें नहीं मानता है। तब हमको याद आया कि हम तो कर्पूरी ठाकुर की बात को हम भुला गए, इसीलिए तुरंत बदल के हम दूसरा कंस्टिट्यूंसी में चले, बोधगया जीत गए। बोधगया में ये प्रकार की बात होने लगी कि भाई ऐसे ऐसे, तो फिर हम चले आए बाराचट्टी में जीते। बाराचट्टी में भी 2 बार जीते, तो तीसरी बार होने लगी, ज्यादा लोग कहने लगे कि वोट देते हैं हम काम करते हैं, खाली रहने के काम करते हैं। चापा कर देने का आया तो सब चापा कर हम रहने को दे दिया, सब गुस्सा गए, ज्यादा लोग चले गए हम मखदूमपुर और मखदूमपुर से फिर चुनाव जीत गए हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना बदलते रहे तो 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। हम कहना चाहते हैं आज जो जन समर्थन और संपर्क है, हम एक तरह से अब तो हम सिखाने की उम्र में हो गए हैं, 81 वर्ष में तो बाबा सिखाता ही है, इसलिए हम अपने बच्चों को अपने परिवार के लोगों को सिखाते हैं। आ गया है कि अब तक नशानी अपना नशा नहीं हो, अब तक हम झेला है, अब तक हम ये किया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यही कहने के लिए हम आए हैं
कि अब इस 2025 के चुनाव में मेरे भाइयों बहनों, जो गरीब हो तुम लोग, वो डट करके अपने लोगों के पक्ष में वोट करो, ताकि तुम्हारी बात को ध्यान सवाल उठा सके, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। इसके लिए लालच को छोड़ो। इसके लिए अगर दारू का लोभ देता है तो दारू पीना छोड़ दो। अपने आदमी को, जिसको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने टिकट दिया है, जिसको एनडीए ने टिकट दिया है, और जिसको जीतन मांझी या संतोष कुमार या प्रफुल्ल मांझी कहता है कि इसको वोट देना चाहिए घूम करके, क्योंकि सब जगह 342 में हम नहीं जा सकते हैं, ये लोग जाएंगे। उसको उनको जब वोट दोगे तो 20 नहीं, ठीक नीलेश जी कह रहे थे हम लोग 30-40 सीट जीत के आवेंगे, और 40 सीट जीत के आवेंगे तो अपना ढंग से काम करेंगे। एक बात नहीं हुई। दूसरी बात, हमारे सामने समस्या आती है, जमीन नहीं है। जब जीतन मांझी मुख्यमंत्री था तो हम बताए, कल भी गौरव राम ने हमने कहा है, आज भी कहना चाहते हैं, पत्रकार मित्रों को भी कहना चाहते हैं कि इस बात को जरा पड़ोसी समाज में आप मदद कीजिए। आप हमारे जात के आदमी हैं, हमारे कुनवा के आदमी। 16-17 लाख एकड़ जमीन बिहार में है, चाहे वो उद्यान का हो, चाहे सिली का हो, या सरकार की जमीन। 16-17 लाख एकड़ हमारे पास भूमिहीन कितने हैं? 13 लाख के आसपास। अगर जमीन को बांट दिया जाएगा तो एक एकड़ से तो कम नहीं मिलेगा, 1.25 एकड़ तक जमीन मिल जाएगी। लेकिन बांटने के लिए मन में ताकत रहना चाहिए, जिगर में ताकत होनी चाहिए, वही सरकार वही लोग बांटेगा। अभी तक तो कोई नहीं बांटा। 2015 फरवरी महीना में तो हम चल दिए थे, लेकिन यही व्यास जी थे हमारे प्रधान सचिव, उनको मैंने कहा था, व्यास जी 30 जून 2015 तक, भैया उस समय क्या जानते थे कि हम फरवरी में खत्म हो जाएंगे। हम तो बड़ा मन से चाव से कहा था कि आप 30 जून तक सेचुरेट कर दीजिए, 16 लाख एकड़ में एक एकड़ देने का कैंप लगा करके दे दीजिए 30 जून तक। अगर 30 जून तक हम रह गए होते तो बिहार में एक आदमी नहीं रहता कि जिसके पास रहने का जमीन और खेती करने का जमीन नहीं होता, सबके पास जमीन होता। और उतना ही नहीं करते, जिनको हम 1 एकड़ जमीन देते, 5 आदमी पर एक ट्रैक्टर दे देते, हम डीजल सेट दे देते, खेती करो, पटाओ, खाद हम कार्य में दिलवा देते, ताकि तुम गरीब बन जाओ। लेकिन लोग के मन में नहीं भाया। लोग नीतीश कुमार से कहने लगा, जीतन मांझी को तो आप कहेंगे कि जो कहेंगे सो करेगा, लेकिन जीतन मांझी तो अपना काम कर रहा है। अगर ऐसा ही करेगा, 6 महीना अगर रह गया जीतन मांझी, तो बिहार में फिर जीतन मांझी का डंका बजेगा, आप नीतीश कुमार नहीं रहिएगा। इसीलिए हमको हटा दिया। तो क्या करते हैं? एमएलए हमारा के देखिए कहता है जात की बात, धर्म की बात। यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा अम्बेडकर ने क्या कहा था? बाबा ने दलित की बात कही, भुइयां जवान साथ पासी अवैधवाद भोक्ता तुरी नहीं कही कि तुम एक जात बनो, दलित बनो। इसीलिए 1956 में मैं बहुत बार, आज हमारा दिमाग साफ लगा है, इसे मैं इतनी बात बोल रहा हूँ अपने लोगों को भी। मन में घोर दो, ये बात कोई नहीं कहेगा जो मैं आज कह रहा हूँ। ये मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाबा अम्बेडकर को लगा था ये हिंदू धर्म में जहाँ हम हैं, सनातन धर्म तो बढ़िया धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा है अभी जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत। और अम्बेडकर साहब ऐसे विद्वान आदमी मिटाने की कोशिश की, लेकिन वैसा विद्वान आदमी जो समकालीन, उसने हार मान लिया। और हार मान लिया और कहा कि नहीं, हमारी बात लोग नहीं मानेंगे। इतना लोग आस्थावान हो गए हैं कि पत्थर, पहाड़, मंदिर सबका पूजा करते हैं, ब्राह्मण बात के चक्कर में इतना पड़े हुए हैं कि हमारी बात कोई लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए जानते हैं उन्होंने क्या किया? 1956 में उन्होंने कहा था, ये बात याद रखो जो पढ़े लिखे लोग हो, कहा था कि जिस जात में, जिस धर्म में मैं जन्मा हूँ, मेरा वश नहीं था, मेरे माता पिता जी हिंदू थे, लेकिन मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा। मरने के पहले उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि में चले गए। चाहते तो मुसलमान हो सकते थे, चाहते तो पारसी हो सकते थे, चाहते तो सिख और ईसाई हो सकते थे। अम्बेडकर साहब को सनातन धर्म में विश्वास था, इसीलिए बुद्ध धर्म को अपनाया, ये मान करके कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का ब्रह्मा अवतार है, और बुद्ध धर्म में जाति पाति ऊंच नीच नहीं है। इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। जो आज नारा देते हैं अम्बेडकर साहब का या और लोगों का, उनको मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ, और हम अपने को भी कहना चाहता हूँ, जय भीम खाली करते हैं हम, लेकिन उनके किए हुए कर्मों के प्रति हम कहीं भी आसक्त नहीं। अगर हम आशा कराते, जात पात की बात है
हम शेड्यूल कास्ट के लोग को कहते हैं, दलित लोग को कहते हैं। अभी मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही, सब सुनना चाहिए। आरएसएस के लोग हैं, हमारे अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि आरएसएस के हैं, बहुत ही गड़बड़ आदमी है, भाजपा के आदमी है। लेकिन उन्होंने एक बात कही मोहन भागवत जी ने, क्या से हजारों वर्ष पहले हम भारत के सब लोग एक हैं, और जो भारत में रहने वाला है उसका डीएनए टेस्ट कराओ, सबका डीएनए एक है। जब एक है तो फिर जाति का कौन मामला आ गया? क्या अम्बेडकर साहब ने कहा था जाति पाति नहीं है, सब हम लोग एक हैं और एक होकर के रहो, दलित बनो। लेकिन आज हमको याद है हमारे गांव के नजदीक एक बनबरिया गांव है, वहाँ पर एक दुसाध के साथी हैं जो मास्टर थे, बहुत काला है, उनको कौआ बाबा का उनका बेटा एक भुइनी से लव कर दिया, शादी कर लिया, तो दुसाध लोग उनको जात से अलग कर। मखदूमपुर एक गांव है, वहाँ एक भुइनी एक मुसलमान में जोल्हा से शादी कर लिए, तो उस घर को लोग पंक्ति से हटा दी। मेरा कहने का मतलब ये कहूँ बात हो, हम लोग सब जब एक हैं, जात पात की क्या बात है? हम लोग जात बंधन को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं और जय भीम कहते हैं? इसलिए समाज को भी चाहिए कि हम रात आ रहा है क्रीमी लेयर, आ रहा है वर्गीकरण। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ लोग जो हम भी बोलते हैं हम पर मुंह फुलाते हैं। ये कह करके बात सही है, हमारे यहाँ नेतृत्व भैया के अवसर उन्होंने कहा था हर समाज में 4 वर्ग के लोग होते हैं, वो डेवलप होते हैं, उसको D4 कहा जाता है। डेवलप 4, अगर फॉरवर्ड की बात आती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और लाला 4 डेवलप। बैकवर्ड की बात आती है तो जागक कोई कुर्मी कुशवाहा या अग्रवाल जिसको भी कह सकते हैं, ये चारों डेवलप। शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो दुसाध पासी धोबी और चमार, ये चारों डेवलप न हो, ये उन्होंने दिया था। आज अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण होना चाहिए, और उस चीज को मैंने भी कहा, हमारे दुसाध समाज दुसाध भाई लोग हैं, सब गाली देते हैं। जीतन मांझी बंटवारा की बात करता है, अरे भैया आप हमारे भाई हो, साथे जना हो, लेकिन ये समझो कि भुइया मुसहर डोम मेहतर नट रजवार भोक्ता तुरी, ये सब जो जातियां हैं, इसमें के वो कलेक्टर है, के वो जज है, के वो चीफ इंजीनियर है, के वो इंजीनियरिंग चीफ है, के वो और प्रशासनिक अफसर है। अगर ऐसा करोगे, चारों जातियां का शेड्यूल कास्ट के नाम पर 95% अफसर हैं, 5% में जो भुइया चमार दुसाध भुइया डोम मेहतर रजवार भोक्ता तुरी मुसहर, ये सब 5% में सब, और 95% को विचार है। 75-76 साल आजादी के हो गए, ये गणतंत्र का हो गया। आज यही होना चाहिए कि आप 5% में हम रहे, जिनकी आबादी अगर कहा जाए तो मैं मानता हूँ दुसाध समाज की आबादी ज्यादा है, पासी और धोबी की आबादी कम है, रजक की आबादी कम है, भुइया मुसहर डोम सफाई मजदूर ये सब की आबादी ज्यादा है। अगर आधा भी बांट कर दिया जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उतने हिस्सेदारी, आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं, ठीक से करा दीजिए ना, और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको 2 भाग में बांट दीजिए। जो डेवलप्ड 4 है उसको जितनी सुविधा देना है दे दीजिए, और जो डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड है उसको थोड़ा सा पुश कीजिए। भागलपुर से कोई ट्रेन जा रही है दिल्ली, कोई पहुंचाती है 17 घंटा में, लेकिन वंदे भारत अगर चलती है तो 11 घंटा में पहुंचा देती है, तो हमको 11 घंटा में जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम शेड्यूल कास्ट में कुछ लोग बढ़े हुए हैं, तो हमारे जो न बढ़े हुए हैं, तो हमारे जो बढ़े हुए हैं उनको बढ़ने दीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको काम करने के लिए मौका दीजिए। लेकिन जब हम नहीं पढ़े हैं, इसका एक उदाहरण आप देते हैं, जनरल साक्षरता दर में भाइयों बहनों 80% है, शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर है 32%, सारे शेड्यूल कास्ट। लेकिन भुइया मुसहर डोम नट रजवार भोक्ता तुरी ये सब का अगर लेते हैं हम साक्षरता दर तो 10% से नीचे है। क्या यही होना चाहिए? 28-30% जनरल है, उसमें भी कहना चाहते हैं, बुरा लोग नहीं मानेंगे, हमारे पासी और रजक भाई और ये लोग का साक्षरता दर 40%, हमारा दुसाध भाई का साक्षरता दर 25-30%। तो मेरा कहने का मतलब है जो आगे बढ़ गया है उसको आप मदद कीजिए, लेकिन जो पीछे है उसको थोड़ा ज्यादा मदद कीजिए कि हम भी उनके साथ हो जाए। यही तो हमारी मांग है। ये मांग कोई गलत है इसलिए, लेकिन इस पर भी लोग लड़ाई करते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो जाति पात की बात को समाप्त करने की बात किया था, लेकिन समाज के लोग नहीं, सरकार ने भी नहीं माना। सरकार ने इसलिए नहीं माना कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कॉमन स्कूलिंग होना चाहिए, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम।
आगे जाके लोहिया जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज क्या है, हम भूलिया जाते हैं। हम अपना बेटा को इसलिए कि मेरा भाई सब इंस्पेक्टर पुलिस हो गया था, हम एमएलए हो गए थे, तो हम अपना बेटा को डॉन बॉस्को में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। आज अंग्रेजी फटाफट बोलता है, हम तो अंग्रेजी बोलते नहीं। आज वो मिनिस्टर है, लेकिन के वो मुसर भूलिया कर लगा डॉन बॉस्को में पढ़ा है। कितनी की सलाहियत है। तो जीतन मांझी अगर बढ़ गया तो सुनना हमारा समाज तो नहीं बढ़ गया। इसीलिए हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से कहता है, यदि हमारी सरकार आई, यदि हम सरकार को दबाव डालने लायक संख्या लेकर के आए विधानसभा में, तो हम नीति बनवा देंगे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान दो, एक समान दो, नहीं चलने देंगे। गरीब भाइयों बहनों सब लोगों को हम चाहते रात मिला के जीतन मांझी ऐसा बोल रहे हैं। इसके लिए हर बात को छोड़ करके, फिर मैं दोहराता हूँ, हर बात को छोड़ करके जमीन के लिए भी मैंने कहा, इंदिरा आवास के लिए मैंने कहा, शिक्षा के लिए भी कहा, और यहाँ भी शिक्षा के लिए कह रहे हैं कि हमको समान शिक्षा दो, एक तरह का शिक्षा दो। ये नहीं कि हम अमीर हैं तो हम अपना बच्चा को 10 लाख 20 लाख 25 लाख सालाना देकर पढ़ाते हैं बड़ा बड़ा स्कूल में प्राइवेट, और कोई गरीब है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, जहाँ पढ़ाई का क्या हाल है अगर कहूँगा तो सब मास्टर हम पे गुस्सा करेंगे। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन यही कहता हूँ कि आज सरकार जो शिक्षा नीति अपनाई है, ये ठीक शिक्षा नीति नहीं है। आज कर्नाटक में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, सरकारी विद्यालय में लड़के कम पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में लड़के कम पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। क्यों नहीं बिहार में, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में? हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, नाम लिखा रहता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाके कोर्स करवाते हैं, उनके गार्जियन को डबल पैसा देना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि सरकार की नीति नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ भी मेरे भाइयों बहन कि अगर हमारी आवाज हो गई, हमारे 10-20 को साथी विधानसभा में करने लायक हो जाएंगे, उस दिन मैं सरकार को ठप कर दूंगा और कहूंगा कि आप कॉमन स्कूल शिक्षा को लागू कीजिए और नहीं तो सरकार नहीं करेगी। ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या जन समर्थन मांगने आया हूँ, इसीलिए आया हूँ। जीतन मांझी को क्या है, जीतन मांझी माँ बाप का कृपा, माँ सभी का कृपा, चुनना चाहते थे वो हो गया, लेकिन आज 81 वर्ष की उम्र में जो आज घंटों आपसे बात करते हैं, 4-5 घंटा आज छोला खाते हुए सड़क पर चलते हैं, क्यों? शायद मेरी बात हमारे परिवार वालों को लग जाए और कल मतदान के वैल्यू को समझ जाए और अपना ढंग के प्रतिनिधि को चुन के जीत जाएगा, तो इसका हर हालत से इसका कल्याण हो। इसलिए हम आए हैं, इसलिए कहते हैं। दूसरा पहलू ये है जो राजनीतिक पहलू, दो बात करना चाहते हैं। एक बात तो हम नीतीश कुमार जी का कहना चाहते हैं, दूसरी बात नरेंद्र भाई मोदी जी की कहना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। बहुत लोग पहले कहते थे विशेष राज्य का दर्जा तो विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश कुमार जी के साथ भी थे तो हम लोग विशेष राज्य दर्जा देने के लिए प्रगति मैदान में आंदोलन किया था, लेकिन नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह पर बनी है, उसने कहा कि अब हम किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। तो स्वाभाविक है, आप लोग अगर विशेष राज्य की दर्जा मांगते हैं तो कैसे मिलेगा? लेकिन हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो चमत्कारिक उनका नेतृत्व है, सौभाग्य से भारत को ऐसा नेतृत्व आज मिला है, तो सबके लिए वो काम कर रहे हैं और बिहार के लिए स्पेशल काम कर रहे हैं। बिहार का मतलब उनका होता है पूर्वोदय। पूर्वोदय नाम का उनके यहाँ शब्द है। पूर्वोदय के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के लिए उनका स्पेशल योजना है। नॉर्थ ईस्ट में आपको यही 8-9 राज्य होता है, असम है, म्यांमार है, कहाँ है, ये सब उसके विकास के लिए, उसमें बिहार के इसके विकास के लिए उनके दिल में अलग दर्द है। और इसी के लिए चाहे 2024-25 का बजट हो या 25-26 का बजट हो, स्पेशल व्यवस्था बिहार के लिए किए हैं और आज 8-9 बार बिहार में आए हैं। हाल में अभी मेरे गया में आए थे 22 तारीख को, वहाँ पर उन्होंने 12 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिया, जिसमें कई ट्रेन का दिया, विद्युत का दिया, कॉरिडोर का दिया, इंडस्ट्रियल पार्क का दिया, मखाना बोर्ड के बारे में बिहार को तो आप जानते ही हैं, कोसी नदी के पश्चिमी नहर का शुद्धिकरण की बात उन्होंने किया। ये सारी बात देख करके बिहार को आदमी को किसी को हिम्मत नहीं है कि कहे कि हमको विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए स्पेशल व्यवस्था दिया,
जिससे आज बिहार का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की बात हम करते हैं, हम एनडीए की बात करते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अभी हाल में पाकिस्तान के कुछ घुसपैठियों ने गलवान में हमारे 25-26 लोगों के उन्होंने निशान हत्या कर दी। और यही मधुबनी में आए थे, हमारे प्रधानमंत्री कहा था पाकिस्तान के लोग सुन लो, या जो गुरबानी व्यवस्था को चला रहा है सुन लो, ऐसा मार मारेंगे तुमको, कोई पता नहीं। और आज सुना होगा आप लोग, ऑपरेशन सिंदूर चला करके उनके दर्जनों ठिकाना, कौन ठिकाना जहाँ से उग्रवाद चलता था, आतंकवाद चलता था, उसको मटिया मीट होने, कोई सिविलियन पर नहीं, कोई अस्पताल पर नहीं, कोई स्कूल पर नहीं। डर है उनको कि वहाँ का नागरिक भी तो हम लोग का साथी है, अपना परिवार है, हम उसको क्यों मारेंगे। ऐसा काम ऑपरेशन सिंदूर करके हमारे प्रधानमंत्री ने करके संसार में आज उनका नाम आ रहा है। भाई ऐसा तो कोई प्रकार कोई नहीं काम करता। उसके अलावे आप देखा कभी कौन स्पेस में रह करके 12 दिन चले हैं, फिर चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर कोई नहीं गया था, वहाँ हमारा रॉकेट गया, फिर हम आदमी को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो चाहे सुरक्षा हो, चाहे साइंस हो, नदियों से नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। आज 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आज अनेक प्रकार का वो ऐसा काम कर रहे हैं। आज 20 वर्ष से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, 1980 में जब चुनाव जीत के आए थे 700 मेगावाट बिजली में, आज भी मैं कहता हूँ जब मुख्यमंत्री तब भी मैं अपना गाँव महाकाल में लाके रहता था। आज भी 9-10 दिन के बाद होता है तो अपना गाँव महाकाल में चल जाता। आज हमको सुविधा है, हमारे बहुत से लोग सूरत जाते हैं, गोवा जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, शिमला जाते हैं। लेकिन जीतन वाली जहाँ जन्मा है, जहाँ उसकी खेती बाड़ी है, 8 बजे महाकाल में हम चले जाते। पहले हल्ला होता था, बिजली आती थी, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई। आज हमारे हर गांव घर के लोग कूलर लगाए हैं, पंखा लगाए हैं, फ्रीज लगाए हैं, हीटर पर खाना बना रहे हैं। आज 8400 मेगावाट बिजली बिहार को मिल रही है। ये नीतीश कुमार का दिन है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री का दिन है। हम सुल्तानगंज के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे उस समय। भारत बिहार और झारखंड जाने में 6-7 घंटा लगता था, दूसरा दिन जाते थे। आज सुल्तानगंज हो, अररिया हो, बेतिया हो, ये कैमूर हो, 5 घंटा में पटना हम लोग पहुंच जाते हैं। इतनी अच्छी सड़क नीतीश कुमार जी ने बना दी है। लाइन ऑर्डर की बात भी लोग पूछते हैं, कल यहाँ का पत्रकार पूछे, इतनी घटनाएं घट गई। हम मानते हैं कि कुछ घटनाएं घट जाती है, लेकिन त्वरित एक्शन तो होता है। और पहले क्या होता था, क्योंकि मैं सत्संगी गवाह हूँ, अगर किसी की गाड़ी को ले लिया जाता था, किसी बच्चा को किडनैप कर दिया जाता था, 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री का एक अन्य मार्ग में आते थे, लालू प्रसाद जी पैर टेबल पर रख के बैठा करते थे, और उधर किसी गाड़ी गई है, बच्चा चोरी हुआ है, तो इधर चोर है वो भी है, दोनों को कहते थे अहो मुसलमान हो, कुछ पैसा देगा, जरा बच्चा को छोड़। आज किसी का हिम्मत नहीं है एक अन्य मार्ग में जाने का। ये नीतीश कुमार का अगवा हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ लाइन ऑर्डर भी ठीक है, और आज कोई जातीय दंगा कहीं नहीं हुआ है, कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। महीना में 15 दिन और 20 दिन आदमी आता है। आज हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, डेली 100 आदमी आता है। इस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ी। में मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको भी ठीक करने का काम हो रहा है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी की दुल्हन जोड़ी बिहार को आगे बढ़ाने में कुशल है। इसलिए गरीब भाइयों को, पिछड़े भाइयों को, अभियत भाइयों को हम कहना चाहते हैं, हम लोगों को एनडीए का साथ देना। ठीक हमारे अल्पसंख्यक साथी को जीतन मांझी पहले कहा, मैं कोई जात धर्म नहीं मानता हूँ, सबको वसुधैव कुटुंबकम की बात मानता हूँ। यही कारण था कि जब मुख्यमंत्री हम बने तो सबसे पहले क्या किया, हाई स्कूल में देखते थे कि कंप्यूटर से पढ़ाई हो, लेकिन मदरसा में पढ़ाई नहीं हो। हमने अफसर को बुला के कहा कि मदरसा में पढ़ने वाला बिहार का नागरिक नहीं है क्या, उसको कंप्यूटर क्यों नहीं देते हैं? उनको कंप्यूटर दिया, वहाँ पढ़ाई चल रही। आपने सिया बोर्ड, टुंडी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, क्या क्या बोर्ड था, ठीक कह रहे थे, 80 लाख 50 लाख ऐसा उनको अनुदान मिल रहा है। आज किसी भी वैसे बोर्ड को 3 करोड़ से नीचे नहीं मिलता है, 8-9 करोड़ तक के हमने उनको दिया, और वो आज तैयार कर रहे हैं। और ठीक तो कहा, हज भवन नहीं बन रहा था, जीतन मांझी ने कहा कि हज भवन बनेगा, हज भवन बन रहा है। दूसरी बात, 5 यूनिवर्सिटी सैंक्शन हुआ था, मंडन यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। जीतन मांझी भी माइनॉरिटी के काम करने में कभी नहीं हुआ, ये हुआ। इसीलिए हम सबके
साथी हैं, सबके लिए काम करते हैं। एक बात और कहा कि अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हम ही कहे थे कि 2 बजे तक हम छोड़ देंगे और 2 बज के 10 मिनट हो रहा और वो शाम की बात है। अभी कुछ लोग घूम रहे हैं अधिकार यात्रा और कह रहे हैं कि वोट की चोरी भाजपा के लोग कर रहे हैं। मेरा कहना है ये जो अधिकार यात्रा उनका है बौखलाहट की यात्रा है, निरर्थक यात्रा है और इतना निरर्थक है कि वो लोग पगला गए हैं कि आज प्रधानमंत्री के माँ को भी अपने मंच से माइक से गाली दिलवाते हैं। इससे घटिया कोई काम हो नहीं सकता है। जो कर रहे हैं वो कोई मानसिक संतुलन वाला आदमी नहीं कर सकता है, वो पागल ही आदमी कर सकता है। इसलिए राहुल गांधी और हमारे तेजस्वी प्रसाद दोनों पगला गए हैं ये सोच करके कि 2025 में उनको लोग पूछने नहीं जा रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों हम कहना चाहते हैं बिहार के लोग इतना संवेदनशील हैं, इतना संयमित हैं, बुद्ध धर्म का मानने वाले हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं, हमारे बहुत से लोग पैगंबर हुए हैं, सबकी बात मानने वाले हैं। यहाँ गाली गलौज की भाषा नहीं चलती, यहाँ हिंसा की बात नहीं चलती। जो हिंसा की बात करता है, गाली गलौज की बात करता है, उसको जरूर जवाब देना है कि उसको पता चल जाए दिन में तारे कितने हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ बात। और इसी में एक बात इसलिए घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। हम कहना चाहते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन सतत प्रक्रिया के तहत वोट मतदाता का निरीक्षण करवा रहा है। आज नहीं सब दिन से हो गया है। क्या समझते हैं कुछ दिन लेट हो गया, इसीलिए आज 20 लाख लोग जो मरे हुए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है। काटना चाहिए कि नहीं, वो लोग वोट देंगे, उनका वोट बोगर वोट देकर के वो लोग चुनाव जीते हैं, तो इसीलिए वो लोग घबरा रहे हैं कि हम लोग का क्या होगा। 20 लाख ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं, कहाँ से आए हैं, क्या किए हैं, उनका नाम कट रहा है। 4-5 लाख ऐसे आदमी हैं, भारत का जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम अगर नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर उसका नाम जुड़वाइए। ये भी आज हम आपसे कहने के लिए आए हैं। जो भी काम हो रहा है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। 2025 का जो चुनाव आने वाला है उसमें एक तो हम भागीदारी मांगेंगे ही, हम एनडीए के लिए सब जगह दौड़ेंगे, काम कर रहे हैं। और हर विधानसभा में आज हो रहा है, हमको खुशी है कि हमारा जो भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का आदमी है, हर विधानसभा में एनडीए का जब आता है नेतागण काम करने के लिए तो अपना टोपी और झंडा लेकर के आगे हुई, ताकि लोग कहें कि हर विधानसभा में हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का साथी है, तब हमको सीट मांगने में भी बड़ी आसानी होगी और हम प्रॉपर सीट लेंगे। तब ये सारी बातें लोगों ने कहा ये सब विकास की बात करेंगे, यही आज हम कहने के लिए आए हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों ने हमारी बात को इतने तमीमता से सुनी। हमको उम्मीद है आप वैसा किसान मान बनिए। और भूमि में धान बो दिया, गेहूं नहीं जमता, ये वो होता है कि कम चाय वाला में बना दिया, जम गया लेकिन वो सूख गया। और एक होता है बढ़िया वाला के खाद वाला खेती में गेहूं होता है, बढ़िया से रहता है, पानी देता है और फलता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ सुनिए, काम से बाहर मत, आप सुनिए तो घर जाकर के इस बात को जरूर गौर फरमाइए। जीतन मांझी अपने इस काम में भी, इस उम्र में भी हमको जो जिताने आए हैं, समर्थन के लिए बात करने आए हैं, उसमें क्या सार है। अगर ये बात समझ जाइएगा तो हम समझते हैं आप अपना अधिकार प्राप्त कर लीजिएगा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर अगला विधानसभा में काफी सीट लेकर के आएगा। ये आपको कहना चाहते हैं। इन संदर्भों के साथ आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो बहुत सारा हम विभाग हमारा है, उसके तहत भी कुछ करना था, वो सारी बात हम नहीं कहेंगे, ज्यादा समय लग गया। यही करके हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा रास्ता आगे से आगे से
आ गया